नमस्कार दोस्तों बीते 10 सालों की राजनीति इस भारत देश के भीतर जो कुछ भी हुआ आपको ध्यान होगा ना। आपको ध्यान होगा इस भारत देश का मेन स्ट्रीम मीडिया अपने टीवी स्क्रीन पर क्या कुछ दिखाता था और क्या कुछ कहता था। आप इस बात को भूले तो नहीं होंगे, क्योंकि उस समय में जिस पटरी पर इस भारत देश की राजनीति सरपट दौड़ रही थी और बीते 10 सालों के भीतर इस भारत देश के भीतर राजनीतिक पताका जिस पॉलिटिकल पार्टी ने, जिस राजनीतिक पार्टी ने फहराया है, उस राजनीतिक पार्टी के मर्म में उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय खुलेआम खुले तौर पर 80-20 का खेल भी हुआ है। आपको ध्यान होगा, और इस 80-20 के खेल के ठीक बराबर, ठीक पैरेलल 90 और 10 का खेल शुरू हो जाएगा। इस बात की कल्पना शायद 80-20 खेल करने वाले समझा नहीं उस समय। और वर्तमान समय में सच्चाई ये है कि जिस 80-20 के रास्ते पर चलते हुए बीते 10 सालों के भीतर इस भारत देश के भीतर जो कुछ भी परोसा गया और जो कुछ भी मीडिया मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल के स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी सरपट दौड़ रहा था, उसमें जितनी नफरतें भरी हुई थी, उस नफरत को आज उभारने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कहे कि 2018 से लेकर के 2024 तक इस भारत देश की राष्ट्रीय मीडिया के भीतर हर दिन औसतन करीब करीब 17 ऐसे कार्यक्रम किए जाते थे जो हिंदू मुस्लिम के दायरे में खेले जाते थे, डिबेट होते थे, उछाले जाते थे, लोगों को डराया जाता था और इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक ये बात कहने से घबराते नहीं थे। यही तो सच है। और उस दौर को और बड़ी छोटे छोटे बारीकी कन पे आप याद करें तो हिंदुत्व की पताका, हिंदू राष्ट्र के आश्रय कैसे इस भारत देश के भीतर में फहराने की कोशिश उस समय में राजनीतिक तौर पे किया गया, उस बात को भी आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके दायरे में संविधान भी आया और इस भारत देश के बहुसंख्य मुसलमान भी आए। उन सारे मुस्लिमों को लेकर के बहुत सारे सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनलों के टीवी स्क्रीन पे लगातार सरपट दौड़ते रहे। हर दिन आपने देखा होगा कनॉट प्लेस, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मजमा लगता था। इस भारत देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग हिस्सों में मजमा लगाया गया, वह भी मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए, जो एक ही बात, एक ही सवाल बार बार करते थे। क्या सच में हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुत्व के आश्रय जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, कहते हैं ना कि एक लकीर है, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए, मुस्लिम कहीं चले जाए लेकिन यहां नहीं चाहिए, इन परिस्थितियों के भीतर बाकायदा इस भारत देश की राजनीति हर जगह पर मीडिया शुरुआत करते रहा और अंत करते रहा। और उसी राजनीति के दायरे में इस भारत देश का एक बहुत बड़ा तबका डर और सहमे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा उस वक्त में। उस दौर को जरा एक पल के लिए अपने मन में लाइए और आज के दौर में वही मेन स्ट्रीम टीवी चैनल, वही मेन स्ट्रीम मीडिया कहने लगा कि आप जाति का सवाल मत पूछिए, जाति का सवाल मत कीजिए, इस देश का ब्राह्मणों का क्या होगा, इस देश के ऊंची ऊंची जातियों का क्या होगा, उनकी हालत तो बद से बदतर होती चली जाएगी अगर जिस राजनीति के आश्रय राहुल गांधी चल पड़े हैं। यानी ये कहे कि इस भारत देश को मत बांटिए, इस देश के लोगों के आश्रय इस भारत देश को कुछ मोटी रेखा मत बनाइए जिसके ऊपर आपको राजनीति साधनी हो इस देश के भीतर, ये तरीका ठीक नहीं है। यानी ये कहे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जैसे ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज का सवाल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए खड़ा किया इस देश के भीतर, उसी समय इस भारत देश के भीतर का वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो बीते 10 सालों तक केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के रास्ते पर चलते हुए समाज में इतनी ज्यादा नफरतें फैला चुका था कि छोटे छोटे बच्चों के भीतर ये बात घर कर गया था और वो खेल खेलते थे। उसी नफरत के आश्रय ताना वाना इस भारत देश के भीतर इस तरीका से बोना गया कि राजनीतिक सफलता मिल रही तो सत्ता ने भी इस पे कोई कदम नहीं उठाया इसको रोका जाए। लेकिन जैसे ही इस दौर में जाति जनगणना, जाति समीकरण और जाति के आधार पर इस भारत देश के मेन स्ट्रीम के भीतर भागीदारी मिलनी चाहिए, ये सारे सवाल जैसे ही उठा इस देश के भीतर, वैसे ही एक ही झटके में आप किसी भी टीवी चैनल या किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर लिखे जाने वाले लेखों को आप पढ़ लीजिए, एक ही बात उससे साफ झलकेगी कि जाति के आधार पर समाज को बांटना ठीक नहीं है। आखिर इस दौर में आप कहां तक ले जाएंगे? यानी ये कहे कि उन प्रोफेशनल्स के मन में, उन संपादकों के मन में, या इस भारत देश में शहरी आबादी जो पैसे के साथ रहती है वो इस बात को जानती समझती है कि पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होती है जिसके भीतर पूंजी मायने रखती है और वही पूंजी एक सिस्टम बनाती है।
उस सिस्टम के भीतर किसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, यह भी बात वही तय करती है। और इसी पर सीधी चोट राहुल गांधी ने यह बात कहते हुए कर दिया, जैसे ही इस भारत देश के कॉरपोरेट को देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लीजिए, इस देश के जुडिशरी सिस्टम को देख लीजिए, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, इस देश के किसी भी संस्थान को देख लीजिए, इस देश के भीतर में बजट तैयार करने वाले लोगों को देख लीजिए, उसके भीतर आपको उस 90% की भागीदारी ना के बराबर मिलेगी। यानी ये कहे कि इस भारत देश के बहुसंख्य आम जनता की नुमाइंदगी कौन कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है जो चाहता ही नहीं कि वो तबका उस मेन स्ट्रीम के भीतर शामिल हो जहां पर वो खड़ा है। यानी ये सवाल आज के दौर में भारत देश की राजनीति के भीतर उथल पुथल मचा चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राज्यों के चुनाव के भीतर ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास है और नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी इस एहसास है। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे जिस कॉर्पोरेट का पूंजी का स्टिक लगा हुआ है, जिस मेन स्ट्रीम मीडिया, उन सबको इस बात का एहसास है कि सत्ता इस रास्ते भारतीय जनता पार्टी के पास रह नहीं पाएगी। नरेंद्र मोदी की ताकत उस अंदाज में, उस तर्ज पर रह नहीं पाएगा जिस तर्ज पर बीते 10 साल में इस देश के भीतर खेल किया। तो अलग मसला है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के ठीक पैरेलल कहीं न कहीं सियासी झोंक लगाने की कोशिश बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी बता करके किया भी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और सोशल इंजीनियरिंग का पूरा खेल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक में हुआ। किसको कैसे किस रूप में साथ लाना है, राजनीति कैसे साधनी है, कैसे किसको तोड़ना है, उस दौर को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कभी भी इस भारत देश की फिक्र भारत देश के इतिहास में मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर नजर नहीं आएगी, जिसको प्यार से गोदी मीडिया के लोग कहते हैं। यानी ये कहे कि इस भारत देश के सांस्कृतिक अवस्था से, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से और इस भारत देश के संविदा के साथ खिलवाड़, जिस अंदाज में बीते 10 साल की राजनीति के भीतर जो कुछ भी खेल हुआ, उसी से ये मुद्दा 90 और 10 का आया, 90 और 10 का मुद्दा है। उसे ही इसको समझ में आ गया ये राजनीतिक सत्ता अब उसके पास ज्यादा दिन रह नहीं सकती थी। एक ही झटके में इस भारत देश के जिक्र हर किसी को होने लगा आज के दौर में, और इस बात से उसने आंखें बंद कर लिया कि इस भारत देश के भीतर क्या कुछ हो रहा था और किस तर्ज पे हो रहा था और उसका असर कैसे होगा। आपके सामने कुछ आंकड़ा, कुछ तथ्य रखना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आज लगता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन सारे बातों को बार बार दोहराते हैं, पहले उसका छोटा सा एक हिस्सा आपको जरूर देख लेना चाहिए। इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बना। आप गौर कीजिए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इससे पहले जिन भी मुद्दों को उठाया वो मुद्दे राजनीतिक तौर पर बेअसर हो गए। चाहे वह राफेल को लेकर के, राफेल विमान के करप्शन का मुद्दा हो, चाहे इस भारत देश के भीतर पहरेदार का मुद्दा हो, यानी कि भारत की जमीन और चीन जिस तरीके से कब्जे में चीन लिया भारत की जमीन को, उस बात को लेकर के सवाल हो, या अलग अलग तरीके से इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता ने हर मुद्दे को खारिज किया। और सच तो इस दौर की है कि इस भारत देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी का आलम और उस सारे सवाल भी सियासी तौर पर उतना असरकारक नहीं हुआ जितना इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता और मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही झटके में यह बात कह पाए कि देख लीजिए, इतनी बड़ी बेरोजगारी इस भारत देश के भीतर है, इतनी बड़ी संख्या में लोग डिग्रियों को हाथ में थामे हुए हैं लेकिन उनके पास कोई मौजूदा वक्त में काम नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में इस भारत देश के में लगातार नौकरियां छिन रही है, महंगाई बढ़ रही है, पीपीएफ के पैसे से लोगों का जीवन चल रहा है, बड़े बुजुर्गों के पास अपने बैंक खाते धीरे धीरे खाली करने का आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा है। ध्यान दीजिए, सारे मुद्दे असर तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये सारे सवाल चुनौती नहीं दे रहे थे कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता जिस तरीके से राजनीतिक पटरी पर सटपट दौड़ रही है, और वो पटरी दो हिस्से में जो चलती है, उसके भीतर एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, यानी उस पटरी के बीच में चलती हुई सियासत रेलगाड़ी इस बात को भूल गई थी कि दरअसल किसी के घर में
आज के दौर में क्या बीत रही होगी इस भारत देश के भीतर और इस देश के भीतर जितनी भी हिस्सेदारी इस भारत देश के मेन स्ट्रीम और पीढ़ियों से रह रहे हर तबके की है, उस तबके के भीतर एक ही झटके में आप इस भारत देश के मुसलमानों को अलग कैसे कर देंगे। और जब आपसे ये बात कह रहे थे कि औसत 2018 के बाद से इस भारत देश के भीतर 17 कार्यक्रम हर टीवी चैनल के टीवी स्क्रीन पर हर दिन औसतन 17 कार्यक्रम दौड़ते हुए नजर आए, सरपट रेंगते हुए नजर आए, इसका मतलब यह है कि कई दिन ऐसे थे कि वो औसत बढ़ते बढ़ते करीब करीब 30 प्रोग्राम तक हर दिन नेशनल मीडिया, नेशनल टीवी चैनल के ऊपर हो रहे थे, जिस इस नाम से हो रही थी जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी वही मुद्दे टीवी स्क्रीन पे दौड़ती थी, वही मुद्दे को टीवी स्क्रीन पे दिखाए जाते थे मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से। दूसरा हिस्सा इस भारत देश का वो दूसरा सच जो हिंदू मुस्लिम तो हो रहा था, लेकिन हिंदुओं की गरीबी, उसकी मुफलिसी, उसको हाशिए पर यह बात कह करके ढकेल दिया गया कि सामने मुसलमान खड़ा है। इस भारत देश के भीतर में सुरक्षा का सवाल भी हिंदू और मुस्लिम के बीच में मोटी खाई खींच करके कर दिया गया। इस भारत देश के भीतर की महंगाई का सवाल भी, जो इस भारत देश के 80% हिंदुओं की आबादी है, उसने महंगाई को किस रूप में लिया, उसने बेरोजगारी को किस रूप में लिया, ये सारे मुद्दे एक ही झटके में सरकारी सर्वे से भी गायब हो गए। वही सारे सर्वे अब ये बात बताने को तैयार है कि इस भारत देश के भीतर में कास्ट सेंसस के मुद्दे ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन को ही हिला कर रख दिया। बात इतना भर से साफ नहीं हो पाएगा। दरअसल इस बात को समझना पड़ेगा कि इस भारत देश के भीतर में जो जाति जनगणना कास्ट सेंसस बिहार के भीतर हुआ, उन सब के बावजूद भी बिहार के भीतर उसी अंदाज में, उसी तर्ज पर लागू कर पाने की स्थिति में नीतीश बाबू क्यों नहीं है। आज के मौजूदा समय में इस भारत देश के जिस इकोनॉमी के ऊपर कॉरपोरेट का कब्जा है, उस कॉरपोरेट के आश्रय इस देश के भीतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। उस कॉरपोरेट के पूरे सिस्टम के भीतर इस देश के अंदर क्या ऐसी कोई परिस्थितियां पहली बार निकल करके आ रही है जहां पर अब उसको भी डर लगने लगा है कि अगर इस भारत देश के भीतर में हर क्षेत्र के भीतर, हर क्षेत्रों में जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी का सवाल होगा तो मुश्किल उसके लिए भी होगा और आज नहीं कल उसको इस भारत देश को छोड़ना पड़ेगा। ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में कहीं तीसरी जगह नहीं बल्कि उसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उठ रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आंखें बंद करके 10 सालों से रखी हुई थी, जब इस भारत देश के भीतर में बहुत लंबी लंबी रेखाएं हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींच दी गई थी। दरअसल असल सियासत सच क्या है, असल राजनीतिक सच क्या है? क्या इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए जिन भी रास्तों के ऊपर चलना पड़ता है, उस राजनीति के ऊपर क्या इस भारत देश की आम जनता ही प्रयोगशाला के तौर पे होती है? जनता का प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। अगर देश में ध्यान दीजिएगा, अगर 2014 के भीतर डेवलपमेंट नारा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस विकास के आश्रय 2024 तक आते आते जिन सारे सवालों को 2013-14 के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे थे खुले मंच से, उन सारे सवालों का समाधान तो बीते 10 साल में हो जाना चाहिए था। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है? इस देश की राजनीतिक सच क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 के नवंबर के महीने से 2014 तक यानी करीब करीब 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात मॉडल क्या कहता है? 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल क्या कहता है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन उस मध्य प्रदेश के भीतर किसी संस्थान को लेकर या फिर किसी उपलब्धि को लेकर के क्या कुछ आप क्या बता सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के दौर में ऐसा कुछ कमाल हो गया? आप नहीं कह पाएंगे। यानी ये कह कि बड़े बड़े कार्यकाल के दौर में जिस भी मुख्यमंत्री को आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आप ज्योति बसु का जिक्र कीजिए या फिर आप इससे उलट यह भी कह दे कि हर 5 साल में राजस्थान के भीतर देखिए सत्ता कैसे बदल जाती है, लेकिन वहां पर भी चीजें तो डेवलप हो नहीं पाई, विकास हो नहीं पाया। अब बिहार को ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे वक्त से बने हुए हैं। दरअसल यही इकोनॉमी की तार है जिसपे कॉरपोरेट का कब्जा है। कॉरपोरेट के बिजनेस मॉडल में इस देश की जनता कहीं पर नहीं ठहर पाती है। जो बेरोजगार है, जो महंगाई से त्रस्त है, जो पढ़ाई कर रही है, उसके पास भी काम नहीं है, और उससे हट करके वह बहुसंख्यक तबका
देश के जो गरीब है, पिछड़ा है, हाशिए पर है, मुफलिसी में जीवन जी रहा है, उसको लेकर के कोई सवाल इस दौर में आपके सामने, आपके जहन में नहीं आएगा, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से कहता है कि इन सारे सवालों को आप उठाइए। आप कहेंगे कि अपने बूते वो कैसे उठा सकता है। यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल और आपके लिए पेश करते हैं। 2014 से लेकर के 2019 पहला टर्म और 2019 से लेकर के 2024 दूसरा टर्म नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री का, इस दौर में दलितों को लेकर के क्वेश्चन के भीतर, संसद के भीतर क्वेश्चन आवर में जो सवाल किए गए, पहले 5 साल में करीब 1072 सवाल उठाए गए। दूसरे टर्म में 2019 से 24 में ये सवाल और बढ़ गए, करीब 1500 पार कर गए, 15 यानी 1586 सवाल दलितों को लेकर के उठे, आदिवासियों को लेकर उठे संसद के भीतर दूसरे टर्म में। पहले टर्म के संसद के भीतर और दूसरे टर्म में, पहले में मतलब न्यूनतम जरूरत के जो उनको सवाल था, जरूरत मूलभूत सुविधाओं की जरूरत था, उन सारे सवालों की संख्या करीब करीब 700 से पार होता है, जो दूसरे टर्म में घट करके 674। इस दौर में ओबीसी को लेकर के, क्योंकि खुद को प्रधानमंत्री ऐलानिया किया कि जो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग शब्द को इस्तेमाल में लाया था, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के सारे सवालों को लेकर के संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करीब करीब 86 बार इन सारे मुद्दों को उठाया है संसद के भीतर। भारतीय जनता पार्टी ने ही 92 बार लगभग संसद के भीतर इन मुद्दों को उठाया। इसके बावजूद भी आज ओबीसी से डर किस बात का? डर इस बात का है कि इस भारत देश के भीतर, संसद के भीतर भी उनके सारे सवालों को लेकर मौजूदा सरकार अगर किसी जिक्र को अगर करती है तो सारे जिक्र केवल जिक्र भर ही रहता है, यानी वो कहीं पर लागू इस भारत देश के भीतर में कहीं पर नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति के भीतर मौजूदा समय की इस राजनीति आकर फंस गई है या फिर खड़ी है। अब खुले तौर पर पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये बात बताने लगे कि देख लीजिए 50% ओबीसी है, उसके भीतर SC ST जोड़ दीजिए तो 73 हो जाता है, उसके भीतर कुछ और माइनॉरिटीज को इकट्ठा कर दीजिए तो ये बात आगे बढ़ जाती है और करीब 90% पहुंच जाती है। तो क्या एक ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर पहली बार इस भारत देश के आम लोगों को अपनी जरूरत से जुड़े हुए बातों से सवाल मेन स्ट्रीम में आकर के खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बात को उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सारे सवाल कर रहे हैं, तो इस भारत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस सारे सवाल का तो उठाना चाहिए था। उस समय में तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के देश बढ़ रहा था, और इस दौर में भी ऐसी परिस्थिति अगर सामने आकर खड़ी हो गई तो उस दौर में आप कहां पर खड़े थे और इस दौर में आप कहां पे खड़े हैं? उस दौर में आप कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो रहा था सरकार के साथ खड़े होने पर। इस भारत देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को यदि विज्ञापन मिल रहा था जो करीब करीब 10 साल के भीतर, जब आप रिसर्च कीजिएगा तो औसतन जो है करीब करीब 5000 करोड़ का बनता है केवल टेलीविजन मीडिया को लेकर के हर साल 5000 करोड़। इतना पैसा कहां से आ रहा था उस वक्त? पैसा क्यों दिया जा रहा था मिनिस्ट्री मीडिया को? उस पैसे के आश्रय इस भारत देश के भीतर अपने काम को ही वो मीडिया भूल गया था और उसको ये फिक्र हो गई थी, वो सरकार को पीछे लगा हुआ था। आज उसको फिक्र है कि ये देश टूट न जाए, जाति का सवाल है। मुश्किल ये नहीं है, असल बात उसके उस बिजनेस मॉडल और उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ जाकर के जुड़ी हुई है जहां पर इस भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट के हिस्सेदारी अब सीधे तौर पर आम तौर पे बताए तो मेन स्ट्रीम मीडिया के भीतर हो गए। आज मतलब एक रिलायंस का एक ग्रुप जो है एक 60,000 करोड़ की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर जो सामने एक बात निकल करके आ रही थी, अडानीज भी आ गए थे मैदान में। NDTV के जरिए उन्होंने कदम रखा मीडिया के भीतर, इससे पहले उन्होंने क्विंट में गया था। तो इस भारत देश के भीतर में जिन भी मीडिया हाउसेस की भागीदारी, अलग अलग न्यूज़ चैनल या फिर ये कहे कि मीडिया संस्थानों के भीतर जितने भी स्टिक लगी हुई है, उसके पीछे कारण एक ही होता है कि हम इसके जरिए इस देश की राजनीतिक सत्ता को मदद पहुंचाएंगे और ये बहुत ही बेहतरीन हथियार होगा, और उस बेहतरीन हथियार के जरिए आप हमको बेहतरीन सुविधाएं देश में देंगे। और ये मिसमैनेजमेंट नहीं कहे बल्कि ऐसा मैनेजमेंट है जिसके जरिए ये भाव लगातार जाएगा कि डेमोक्रेसी का 4th स्टिक मीडिया है, 4थे स्तंभ मीडिया इस देश के। लेकिन उस डेमोक्रेसी के भीतर कोई कॉर्पोरेट किस तरह का खेल कर रहा है? अगर कॉर्पोरेट हर जगह कब्जा करना चाहे तो कॉर्पोरेट के इशारे पे ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्तियां होने लगी, चाहे कॉर्पोरेट्स इस देश के संपादकों को नियुक्त करने लगा, चाहे इस देश के भीतर में जुडिशरी के भीतर भी कॉर्पोरेट डिपेंडेंट हो गए। तो दो तरह के ही पिलर तो बचे, एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ कॉर्पोरेट है, और उसी आश्रय हम सारे चीजों को देख रहे हैं इस देश के भीतर। और उसके लिए पैसे से बड़ी राजनीति इस देश के भीतर, पैसे से बड़े धर्म, पैसे से
बड़ी जाति धर्म कुछ होता नहीं इस देश के भीतर। और इन परिस्थिति में ये देश पहली बार सामने आकर खड़ा हो गया इस देश के सामने, इस तरह के मौजूदा समय में जो हालात है। इसलिए अंत में कुछ बड़े सवाल जो इस देश के भीतर उठने शुरू हो गए, उन सारे सवालों का जवाब मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि उस पर वो चिंतन मनन करे, चाहिए कि उसके ऊपर वो बहस करे, चाहिए कि उस पर लेकर के चर्चा की शुरुआत करे, इस देश के आम लोगों के बीच जाए। पहला सवाल ये होता है कि इस भारत देश के भीतर में जब इतनी बड़ी संख्या में भारत देश के भीतर देश की आम जनता बेरोजगार है, तो उसको काम देने के लिए आपके पास क्या रास्ता होगा? क्या वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाएंगे? कहीं आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करने जा रहे हैं? कहीं इस भारत देश के भीतर में कॉरपोरेट किसी भी तरीके से वो अपने हिस्सेदारी में मजदूर के तौर पर ही शामिल करने को तैयार है? या फिर क्योंकि एक बात और हम कल बता रहे थे आपको, अंबानी और अडानीज के जो शेयर मार्केट के भीतर बाजार में जो शेयर है, उन सारे शेयर को इकट्ठा कर दीजिएगा, जो उनका नेटवर्थ होगा अपना, उसका नेटवर्थ इस देश के पीएसयू में 10 पीएसयू जो टॉप मोस्ट होगा उससे भी कहीं अधिक होगा उनका नेटवर्थ। ये बात का हम जिक्र किया, एसबीआई, एलआईसी, फलाना ढिकाना सब जिक्र, एनटीपीसी भी है, एनजीसी भी है, कोल इंडिया भी है, तमाम सारे सेक्टर की बात किए थे जिसके भीतर काम करने वाले लोगों की संख्या इन दो जगहों के ऊपर काम करने वालों के तुलना में न्यूनतम अलग अलग क्षेत्रों के भीतर 10 गुना ज्यादा और अधिकतम कहते हैं ना 100 गुना अधिक होता है, लेकिन पैसा उनके पास 100 गुना ज्यादा होता है। क्या इसके भीतर बराबरी का कोई मॉडल इस भारत देश के भीतर आ सकता है? तभी ना बात की जाएगी कि हाँ चर्चा किया जाए या फिर ना किया जाए। वहीं एक अगली बात होती है कि इस भारत देश के भीतर है पूरी इकोनॉमी उस पूंजी के आश्रय टिकी हुई है जो पूंजी कॉरपोरेट के हाथ में, और उस कॉरपोरेट के हाथ में पूंजी को और बढ़ाने के लिए देश में राजनीतिक सत्ता उससे गलवैयां डाल लेती है। तो ऐसे में सियासी सत्ता के द्वारा उठाए, राजनीतिक सत्ता के द्वारा उठाए गए मुद्दे कॉरपोरेट के लिए है, देश की आम जनता के लिए, ये बात भी तय करना पड़ेगा। वहीं एक और बड़ा सवाल होता है कि क्या सच में इस भारत देश के भीतर में अलग अलग तबकों की जितनी संख्या है उनकी भागीदारी यदि हर क्षेत्र के मेन स्ट्रीम के भीतर उसी संख्या में होने लगे तो क्या रास्ता निकल जाएगा या फिर इस भारत देश की इकोनॉमी धड़धड़ा करके गिर जाएगी? यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में अपने आप में स्वावलंबी हो जाएगा। यदि स्वावलंबन का मतलब ये होता है कि इस भारत देश के भीतर में असमानता भी खत्म हो जाएगी, इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगी, स्वावलंबन भी होगा देश, और देश उस लिहाज से जिएगा जहां हर हाथ में काम होगा। क्या ऐसा संभव है? वही अगला सवाल, क्या संसद भवन के भीतर उठने वाले हर वह सवाल जो जातियों को प्रभावित करते हैं या इस भारत देश के भीतर हिंदू मुस्लिम को प्रभावित करते हैं, उन सारे सवालों के ऊपर यदि संसद के भीतर सिर्फ सियासी लाभ, राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए मुद्दों को उठाया जाता है या फिर देश की आम लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, तो क्या इस भारत देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट को संसद भवन के बहस को लेकर के क्या चिंतन मनन नहीं करना होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तौर पर ही इस देश की जनता के अधिकारों के ऊपर अगर भावनात्मक तरीके से संसद के भीतर अगर इस सारे खेल होने लगेगा तो उसका चिंता करेगा इस देश में कौन? तो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट टकराएंगे नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एक कैनवास देने की स्थिति में क्या नहीं आना चाहिए? वो संसद से भी कहे कि आपके भीतर उठते हुए सारे सवाल इस भारत देश की राजनीति में फायदा पहुंचाने के लिए होगा या फिर और जो संविधान से तमाम तरह के बातें, तमाम तरह के तबके को जो राहत रियायत या सुविधाओं की जो बातें कही जाती है वो आप करते ही नहीं संसद के भीतर? क्या ये सारे सवाल आज के दौर में महत्वपूर्ण नहीं होंगे? और अंतिम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि इस दौर में इस भारत देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को फिक्र हो गई है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को पता है आज के दौर में कि यदि इस देश की जिस जनता का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, वो देश की जनता अगर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और सियासी तौर पर उसने इस भारत देश की सत्ता को पलट दिया, तो फिर इस भारत देश के भीतर में जो तमाम चकाचौंध जो दिखाई देती है, चाहे वो नोएडा के फिल्म सिटी हो, चाहे इस भारत देश के भीतर में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के बड़े बड़े बिजनेस ही क्यों ना चल रहा हो, या फिर इस देश के भीतर में उन लोगों के भीतर के सारे सवाल सीधे सियासी तौर पर इस बात से टकराएगी और इस भारत देश के भीतर पहली बार इस बात पर मंथन शुरू हो जाएगा कि इस भारत देश की इकोनॉमी, इस देश का एजुकेशन सिस्टम, इस भारत देश का पूरा मेडिकल सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम, इस भारत देश के भीतर में आम लोगों को मिलने वाले काम का स्वरूप और इस भारत देश के भीतर किसानों की भूमिका और किसानों को मिलने वाले सारे फायदे का, इस भारत देश के भीतर मुख्य धारा की राजनीति
चिंतन मनन इस बात पर करेगी या फिर नहीं करेगी, क्योंकि सवाल ये नहीं है कल हिंदू मुस्लिम था तो देश के ऊपर चोट नहीं थी, आज जाति का सवाल है तो देश पर चोट है। कल देश नहीं टूट रहा था, आज देश टूट रहा है। ये सारी परिस्थितियां भारत देश की राजनीति में पहली बार मौजूदा समय में इस तरीके से खड़ा हो गया है, जहां पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता को अब डर लगने लगा है कि उसकी गद्दी कहीं चली न जाए, और उसके साथ बीते 10 सालों के भीतर जिन्होंने भी अपना जो कुछ भी स्टेक पर लगाया है, उनके भीतर भी इस बात का डर है कि इसके बाद इस देश के भीतर होगा क्या। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय